Hello guys, we are back again with our paper 3 of B.Ed second year, creating an inclusive school, and now our next topic comes here is learning disability. ठीक है, विशिष्ट अधिगम विकार जिसे हम बोलते हैं. ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी सिंपली मीन्स द इनेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू लर्न. किसी भी चीज को सीखने में, किसी भी कार्य को सीखने में, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, एजुकेशन हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, उसे सीखने में किसी भी व्यक्ति को परेशानी है. ठीक है, वह ढंग से सीख नहीं पा रहा है, तो उसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी बोलेंगे. ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल टर्म्स में एक अनअकैडमिक और लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको बताया. ठीक है, नाउ मीनिंग ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी. देखिए, अब नाउ लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो कोई भी एक जो टर्म होती है ना, उसे कोई ना कोई पहली बार जो है बोलता है. ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं कि इट वॉज कॉइन्ड बाय, इट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय. ठीक है, हु हैव ओरिजिनेटेड इट. ठीक है, तो इससे क्या, द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय सैम्यूल किर्क इन द ईयर 1962. 1962 के अंदर सैम्यूल किर्क ने फर्स्ट टाइम लर्निंग डिसेबिलिटी जो टर्म है इसे यूज किया था और इसे डिफाइन किया था. द सेकंड पॉइंट, व्हाट द सेकंड पॉइंट सेज इज learning disability does not mean low intelligence but difficulty in specific learning areas like reading, writing, spelling और arithmetic. उसका IQ लो है. इसका सिंपल मतलब क्या है कि क्या है, अधिगम विकार का अर्थ बुद्धि की कमी से नहीं है, बल्कि यह पढ़ने लिखने, ठीक है, वर्तनी या गणित जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में कठिनाई को दर्शाता है. ठीक है, वह ढंग से सीख नहीं पाता है. ऐसा नहीं है कि उसका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है नॉर्मल बच्चों से कम है. ठीक है, बट वो सीख नहीं पा रहा है उनको ढंग से. ठीक है, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज हैव नॉर्मल और अबोव एवरेज इंटेलिजेंस. या तो वो नॉर्मल होता है या अबोव एवरेज इंटेलिजेंस पाया जाता है, बट फेस चैलेंजेस इन प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन. वो किसी भी, ठीक है, इंफॉर्मेशन को जो है ऑर्गेनाइज और प्रोसेस करने के अंदर उन्हें डिफिकल्टी आती है, उन्हें अरेंज करने में डिफिकल्टी आती है. सपोज जैसे कि उन्हें कोई एक स्पेसिफिक कोड दिया जाए तो वो कोड ढंग से रीसम अप नहीं कर पाएंगे, इस तरह की डिफिकल्टी उनको आती है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनकी जो और ये भी ये बता रखा है कि उनका जो इंटेलिजेंस है वो नॉर्मल रहेगा या फिर अबोव एवरेज रहेगा. ठीक है, ऐसे बच्चे जिनका बुद्धि लिप्स जो है सामान्य से उससे अधिक होता है, परंतु जानकारी को समझने, व्यवस्थित करने या अभिव्यक्त करने में कठिनाई होती है. ठीक है, उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते ढंग से. अभिव्यक्त मीन्स एक्सप्रेस करना. एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हु कैन स्पीक फ्लुएंटली बट स्ट्रगल्स टू रीड सिंपल वर्ड्स. ठीक है, एक बच्चा जो अच्छी तरह बोल सकता है फ्लुएंसी में, ठीक है, बट उसे किस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, सिंपल वर्ड्स को रीड करने में. ठीक है, एक बच्चा जो अच्छी तरह बोल सकता है पर साधारण शब्दों को पढ़ने में जो कठिनाई महसूस करता है, ये एक तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी के अंडर आएगा. ठीक है, ये बहुत ही सरल एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझा है. अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी. ठीक है, अधिगम विकलांग बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं. ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पाई जाती है, हाउ अ टीचर कैन इजीली डिफरेंशिएट एंड रिकॉग्नाइज इन अ क्लास. कोई भी शिक्षक जो है आसानी से बच्चे को पहचान सकता है जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है. किन विशेषताओं के कारण, जो फिजिकल विशेषताएं हैं वो ये है, पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर एबिलिटीज. ठीक है, मांसपेशियों का समन्वय में कमी. ठीक है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते वो ढंग से. ठीक है, क्लमजी और ऑकवर्ड मूवमेंट्स, असंतुलित या अनाड़ी गतियां जो वह करते हैं. ठीक है, नॉर्मल हाइट, वेट एंड हेल्थ बट स्लो एक्टिविटी. उनका जो भी हाइट, उनकी वेट और जो उनका जो हेल्थ है वो सामान्य बच्चों के अनुसार बिल्कुल जो है, बिल्कुल उनकी तरह आपको ठीक लगेगा, बट वो उनकी एक्टिविटीज जो थोड़ी स्लो रहेगी. ठीक है, किनके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू अदर चिल्ड्रन. ठीक है, ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं. ठीक है,
तो हमने यहाँ पे देखा कि इसकी फिजिकल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, फिजिकल इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी। अब देखिए यहाँ पर कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी इनकी। कॉग्निटिव सिंपली मींस थिंग्स रिलेटेड टू माइंड, टू मेंटल कॉग्निशन, राइट। सो एवरेज और अबोव एवरेज इंटेलिजेंस, या तो एवरेज रहेगा या एवरेज से अबोव उनका जो बौद्धिक स्तर है वो ज्यादा रहेगा। डिफिकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग टास्क, ठीक है, अधिगम कार्यों को व्यवस्थित करने में कठिनाई, राइट। फॉरगेटफुलनेस और पुअर मेमोरी रिटेंशन, वो किसी भी चीज को रिटेन करने में जो उन्होंने पहले पढ़ लिया था, सपोज एक दिन पहले उन्होंने जो पढ़ा था उसको रिटेन करने में उनको थोड़ा सा समय लगेगा या फिर वो पुअर रहेगी, ठीक है। वो भूलेंगे, जल्दी भूल जाना और समझ शक्ति कमजोर होना, ठीक है। लो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, समस्या हल करने की क्षमता में कमजोरी। कंफ्यूजन इन लेटर्स नंबर्स एंड डायरेक्शंस, राइट। सपोज वो बी को डी पढ़ रहे हैं उल्टा सीधा, 6 और 9 में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज इट सीम्स सिमिलर टू देम, राइट। तो इस वजह से, ठीक है, तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए जो है एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स की जो शैक्षणिक विशेषताएं क्या होंगी। अब देखिए ऐसे बच्चों की जो शैक्षणिक विशेषताएं क्या होंगी। स्लो लर्निंग स्पीड रहेगी, अधिगम की धीमी गति रहेगी उनमें। पुअर मैथमेटिकल परफॉर्मेंस रहेगा उनका, गणित, ठीक है, गणितीय गणिताओं में कमजोरी रहेगी। एरर्स इन राइटिंग, ठीक है, जैसे कि उन्हें लिखना 56 है बट दे विल राइट 65, ठीक है। और क्या रहेगा, डिफिकल्टी इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा उनको, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कठिनाई रहेगी। रिवर्सल ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स, ठीक है, लेटर्स और वर्ड्स को उल्टा लिखेंगे वो, लाइक दे विल राइट, वो स्मॉल बी और डी का एग्जाम्पल बताया था अभी आपको, 6 और 9 का एग्जाम्पल बताया था आपको, ठीक है। डब्ल्यू और एम का एग्जाम्पल सपोज वो उल्टा सीधा लिख देंगे ऐसा, ठीक है। तो इस प्रकार की गलतियां वो करेंगे छोटी छोटी, राइट। सी को उल्टा लिख देंगे, ठीक है। ये बी और डी के अंदर डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 6 और 9 जो है ये उन्हें सिमिलर शो करेंगे, इनमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी गलतियां वो करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। लैक ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, ध्यान और एकाग्रता की कमी इनमें बहुत ज्यादा पाई जाती है। अटेंशन और कंसंट्रेशन नहीं होती ऐसे बच्चों में। हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिवनेस, ठीक है, अत्यधिक सक्रियता और आवेगशीलता जो पाई जाती है इन पे। लो सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली बच्चा ढंग से जो है समझ नहीं पा रहा है, ढंग से लर्न नहीं कर पा रहा है दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली वो ऑकवर्ड फील करेगा दैट आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म बेटर इन कंपैरिजन टू माय पीयर्स और माय मेट्स इन द क्लास। तो वो थोड़ा सा इस तरह का जो सेल्फ एस्टीम जो है, लो एस्टीम फील करेगा अपनी जो सेल्फ एस्टीम है उसको, ठीक है। और कॉन्फिडेंस उसका वीक रहेगा, ठीक है, ये बट नेचुरल है। सोशल विड्रॉल और ओवर डिपेंडेंस, सामाजिक रूप से अलग थलग या इत्यादि निर्भरता, वो दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहेगा कि भाई मेरा ये काम करा दीजिए, या तो माता पिता पे रहेगा या किसी अपने मित्र पे रहेगा कि मुझे इसमें मदद कर दीजिए, ये मेरा काम करा दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इस प्रकार की चीजें रहेंगी, ठीक है। कम्युनिकेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी उसकी। संचार बाधित विशेषताएं, वीक ओरल कम्युनिकेशन स्किल, मौखिक संचार में कमजोरी रहेगी, ठीक है। ढंग से वह, क्योंकि वह समझ सीख ही नहीं पा रहा है, लर्न ही नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या रिफ्लेक्शन देगा। ओके, जो हम लर्न करते हैं वही तो हम रिफ्लेक्ट करते हैं, वही तो हम दूसरों को जो है कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो वो ढंग से सीख ही नहीं पा रहा है तो वह क्या ही रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए उसको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। मिस प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, शब्दों का गलत उच्चारण करेगा वो। पुअर वोकेबलरी एंड सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, शब्द संग्रह और वाक्य निर्माण में कमी पाई जाएगी ऐसे बच्चे के, ठीक है। अब देखिए आप आगे कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज के अंदर क्या आएंगे। अब देखिए इसके कारक हैं, ये काफी सारे कारक हैं, कुछ विशेष हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जेनेटिक कॉजेज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सिमिलर डिफिकल्टीज, ठीक है, उनकी उसके
suppose C is the child and F is the father and M is the mother, they were having some such kind of problems, right? They were having difficulties in learning. ठीक है, okay, in learning. So the child, it is, there is a possibility, यह possibility है, ये possible है कि child में भी यही difficulties आ सकती हैं जो मदर फादर में थी. ठीक है, तो इसके अंदर दिक्कत होगी. ठीक है, अब दूसरा देखिए, इसके न्यूरोलॉजिकल कॉजेज भी होते हैं इसमें. ठीक है, न्यूरोलॉजिकल इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, ब्रेन डिस्फंक्शन और पुअर न्यूरल कोऑर्डिनेशन. ठीक है, मस्तिष्क के कार्य में असंतुलन. ठीक है, ब्रेन जो है ढंग से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है कि आपको करना कुछ है, एक्शन कुछ लेना है और आप कर कुछ और रहे हैं ना, तो इसमें भी जो है थोड़ा सा इश्यू रहेगा. ठीक है, इन्वायरमेंटल कॉजेज क्या होगा, पुअर टीचिंग मेथड्स और लैक ऑफ स्टिमुलेशन एट होम. ठीक है, टीचिंग मेथड्स जो है वो बहुत पुअर हैं. ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए जो है इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम्स जो होते हैं, स्पेशलाइज्ड इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम्स जो इन बच्चों के लिए हम करते हैं, राइट. तो खराब शिक्षण विधियां पर, ठीक है, इन्हें यहाँ पे कमी पाई जाएगी. ठीक है, इमोशनल कॉजेज हो सकते हैं, भावनात्मक कारक हो सकते हैं, फैमिली स्ट्रेस, फियर और नेग्लेक्ट, परिवार तनाव और उपेक्षा की, उन्हें नेग्लेक्ट मिल रहा है इनके कारण कि ये तो कुछ करता नहीं है, कर नहीं पाता है. ठीक है, तो इससे जो है दूर रहो आप. इससे ए जो है वो बच्चा है जो कुछ कर नहीं पाता, तो पेरेंट्स कह रहे बी को तुम इसके साथ मत रहो, तुम भी ऐसे हो जाओगे. ठीक है, इस प्रकार का उसे सुनने को मिलता है, तो ये नेग्लेक्शन से मिलता है, तो फिर जो है प्रॉब्लम रहती है. ठीक है, फिर क्या है, प्री कंसेप्चुअल कॉजेस. ठीक है, धारण संबंधी कारक जो है, जिसे हम बोलेंगे डिफिकल्टी इन इंटरप्रेटिंग व्हाट इज सीन और हर्ड, कि क्या देखा और क्या सुना, इसके अंदर जो है डिफिकल्टी पाई जाएगी उसको. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं आगे, टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज. ठीक है, ये देखिए अब डायलेक्सिया होता है. ठीक है, डिफिकल्टी इन रीडिंग, पढ़ने में कठिनाई है, वह पढ़ नहीं पा रहा ढंग से. डिस्ग्राफिया, रीडिंग इन राइटिंग. ठीक है, ग्राफ से अब आइडिया लगा लिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो राइटिंग से रिलेटेड होता है. ठीक है, तो लिखने में कठिनाई है. ठीक है, डिसकैलकुलेशिया. ठीक है, कैलकुलेशन के अंदर दिक्कत है, तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड आ गया, गणित में कठिनाई है. डिस्प्रेक्शिया. ठीक है, डिफिकल्टी इन फिजिकल कोऑर्डिनेशन. ठीक है, और ये जो है मानसिक से डिफिकल्टी इन, जो मेंटल जो कोऑर्डिनेशन है वो फिजिकल कोऑर्डिनेशन से मैच नहीं कर रहा है. ठीक है, एफिसिया. ठीक है, ये क्या, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज. ठीक है, भाषा को बोलने समझने में कठिनाई है, तो इससे ये भी एक कारण रहेगा, टाइप्स रहेगा इसका. ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. ट्रीटमेंट एंड रेमेडियल मेजर्स, उपचार और सुधारात्मक उपाय जो है वो क्या रहेंगे, बिहेवियर गाइडेंस मेथड रहेंगे, व्यवहार मार्गदर्शन पद्धति जिसे हम बोलते हैं. मेजर द प्रॉब्लम बिहेवियर. ठीक है, समस्या वाले व्यवहार की पहचान करें. ठीक है, ऐसे जिसको ऐसी समस्या आ रही है ऐसे बिहेवियर में, उसकी पहचान करें. टारगेट द स्पेसिफिक बिहेवियर टू मॉडिफाई, विशेष व्यवहार में परिवर्तन लाने का लक्ष्य बनाएं. ठीक है, एसेस इंप्रूवमेंट रेगुलरिटी, सुधार के नियमित मूल्यांकन करें कि आज जो है बच्चे ने पहला दिन था, उसके ऊपर जो हमने ये मेथड अप्लाई किया. सपोज वी हैव अप्लाइड अ मेथड M ऑन अ चाइल्ड C. ठीक है, एंड on day 1, right? So we are here, we are applying the same method on day 2. ठीक है, and now he have improved, he have shown improved, suppose 0.5% on day 2. He is not showing improvement, still he is on that level, that 0.52. On day 3 also he is on the same level, day 4 also he is on the same level. So what we need to do, we need to change the method. ओके, हमें मेथड को चेंज करना पड़ेगा वहां पे उस बच्चे को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए. तो इसलिए जो है उसकी जो है एक्सेस द इम्प्रूवमेंट जो है वो रेगुलरली जो है हमें देखना पड़ेगा कि वो डेली डेली जिस मेथड को हम यूज कर रहे हैं उसे पढ़ाने में, उससे इम्प्रूवमेंट है या नहीं है. इम्प्रूवमेंट तो है. और सपोज अगर इसी मेथड से जो है
सपोज इसी मेथड से अगर उस बच्चे के अंदर सपोज कीजिए कि अ, उसके अंदर 0.5 था, अब उसके अंदर 1 हो गया है, डे थर्ड पे 1.5 लेवल पे आ गया है सुधार होकर, डे 4 पे 2 हो गया है। सो नाउ वी डू नॉट नीड टू चेंज द मेथड, वी नो दैट कि इस मेथड से वो बच्चा सीख रहा है, इंप्रूवमेंट कर रहा है, तो वी कैन कंटिन्यू दिस मेथड, राइट। ठीक है। रिमूव नेगेटिव इन्वायरमेंट कंडीशंस, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। सभी ट्रीटमेंट और रेमेडियल मेजर्स में से यही है कि नेगेटिव इन्वायरमेंट से उसे दूर रखा जाए, कि उसे बार बार ये टोकना कि तुझे आता नहीं, तू कर नहीं सकता, या इस प्रकार की जो बुलिंग है उसे स्कूल के अंदर या आसपास में वातावरण में या कहीं भी मिल रही है तो उससे उसको दूर रखा जाए। ये एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कोग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ठीक है, संज्ञानात्मक व्यवहार संशोधन। ठीक है, राइट। रिड्यूस इमोशनल रोल एंड सेंसिटिविटी, भावनात्मक संवेदनशीलता को कम करें। इनकरेज कंसिस्टेंट स्टडी हैबिट, नियमित अध्ययन की आदतें प्रोत्साहित करें। प्रोवाइड एक्स्ट्रा गाइडेंस एंड काउंसलिंग बिकॉज दीज काइंड ऑफ चिल्ड्रन आर स्पेशल, राइट। So they need some extra guidance, extra counseling, extra care, okay, extra observation in class, extra attention in what respect कि वह ढंग से पढ़ लिख पा रहा है या नहीं लिख पा रहा है। ठीक है, इसलिए ऐसे बच्चों पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है शिक्षक द्वारा। ठीक है। अब देखते हैं अडेप्टिव टीचिंग मेथड जो है इसके अंदर वो क्या है। यूज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड एक्स्ट्रा क्लासेस, जो है प्रत्यक्ष शिक्षण और अतिरिक्त सहायता दे। ठीक है। एक्स्ट्रा क्लासेस और डायरेक्ट मींस की ब्लैक बोर्ड, जो हमारा ब्लैक बोर्ड के सामने जो हम शिक्षण करते हैं सपोज क्लास के अंदर, वही एक जो है मिला जुला के एक जो है लंबे टाइम से यही शैक्षणिक पद्धति चले आ रही। चलो अभी तो जैसे डिजिटल मीन्स है, फॉर नाउ यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न थिंग्स ड्यू टू डिजिटल मीन्स एंड थ्रू डिजिटल कम्युनिकेशन। बट जो एक हमारा कस्टमरी एक जो मेथड है वो क्या है, लेक्चर मेथड इसे हम बोलते हैं। ठीक है। इन क्लास वेयर वी यूज द ब्लैक बोर्ड, ठीक है, टू टीच द चाइल्ड। ठीक है। उसमें वो क्या है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस जो है वो ले रहा है आपसे। ठीक है। फोकस ऑन प्रोसेस बेस्ड लर्निंग रेदर देन रोड लर्निंग। ठीक है। रटने की बजाय प्रक्रिया आधारित अधिगम पर ध्यान दे। ठीक है। प्रोसेसिंग बनाए लर्निंग टीचिंग प्रोसेस को। ठीक है। ना कि केवल ही रटना हो उसमें। यूज ऑफ टीचिंग एड्स मॉडल्स एंड आईसीटी टूल्स। ठीक है। शिक्षण उपकरण मॉडल और डिजिटल साधनों का उपयोग करें, राइट। ऐसे करना है। ठीक है। इम्प्रूविंग बिहेवियर एंड सोशल एडजस्टमेंट, कि ये कैसे करेंगे, व्यवहार और सामाजिक समायोजना में सुधार। इम्प्रूविंग क्लासरूम बिहेवियर, कक्षा व्यवहार के अंदर सुधार। असाइन रेगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू, उनको छात्रों को नियमित जिम्मेदारियां दे। ठीक है, ऐसे छात्रों को विशेषकर। ठीक है। रिवॉर्ड पॉजिटिव बिहेवियर, वह वो कुछ सॉल्व कर रहे हैं, किसी टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और कंप्लीटिंग अ टास्क। ठीक है। तो इस समय पर उनको रिवॉर्ड दें। रिवॉर्ड में कुछ भी हम जैसे उनको प्रोत्साहन उनका बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उनको टॉफी चॉकलेट इत्यादि मीन्स कुछ भी, क्लैपिंग भी करवा सकते हैं। ठीक है। ग्रुप एक्टिविटीज फॉर टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। ठीक है। समूह गतिविधियां सहयोग और सहभागिता बढ़ाती हैं। ठीक है। ग्रुप एक्टिविटीज के अंदर इंडल्ज करें उनको, कि कोई एक टास्क है उसे सारा ग्रुप मिलके कर रहा है। ठीक है। इंप्रूविंग सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार के अंदर सुधार कैसे ला सकते हैं। टीचर्स वर्ड्स एंड एक्शन शुड सेट एन एग्जाम्पल, कि जो शिक्षक के जो शब्द हैं और जो उनका उच्चारण है विद्यार्थियों के लिए एक उदाहरण सेट हो जाए, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी से
जूझ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए शिक्षक के जो शब्द हैं वे दवा का काम करें, तो उनका बिहेवियर हो सकता है ग्रुप गेम्स एंड डिस्कशंस टू रिड्यूस फियर, भय को हटाने के लिए सामूहिक खेल और चर्चाएं भय कम कर सकती है उनका। इनकरेज इंटरेक्शन विद क्लासमेट्स, सहपाठियों के साथ संवाद प्रोत्साहित करना, उनको बढ़ावा देना कि आप अपने पीएस ग्रुप से बातें कीजिए, जितनी हो सके अधिक बातें कीजिए, ठीक है, अकेले में मत रहिए, सोशली आइसोलेटेड फील मत करिए, ठीक है, आपको पढ़ने में लिखने में कुछ समस्या आती है, आपका पेस थोड़ा स्लो है, ठीक है, तो उसका पेस इज स्लो, दैट डजेंट मीन दैट यू कैन नॉट रीड और राइट, कि आप पढ़ लिख ही नहीं सकते, ठीक है, आप थोड़ा स्लो प्रोसेस कर रहे हैं, इट्स ओके, ठीक है। ऑर्गेनाइज को कैरिकुलर एक्टिविटीज फॉर सोशलाइजेशन, ठीक है, समाजीकरण के लिए सह शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए, राइट। आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज हो गई, ड्राइंग कंपटीशन, सुलेख जो कंपटीशन होते हैं, ठीक है, इस टाइप की चीजें होती हैं, राइट, तो ये सब हम कर सकते हैं। देखिए क्विक समरी चार्ट हम एक बार देख लेते हैं। मीनिंग क्या होता है लर्निंग डिसेबिलिटी का? डिफिकल्टी इन लर्निंग डिस्पाइट नॉर्मल इंटेलिजेंस, उसका इंटेलिजेंस इंटेलेक्चुअल लेवल या फिर इंटेलिजेंस जो है आईक्यू लेवल वो है नॉर्मल है, बट डिस्पाइट दैट ही इज हैविंग डिफिकल्टी इन लर्निंग, ठीक है, सामान्य बुद्धि होते हुए भी सीखने में कठिनाई। टाइप्स डायलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलेशिया, ठीक है। इसके बाद है पुअर कोऑर्डिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पुअर कोऑर्डिनेशन, वीक मेमोरी, स्लो लर्निंग रहेगी इसकी, ठीक है। कॉजेस क्या है? जेनेटिक, न्यूरोलॉजिकल, इमोशनल, इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन, अडेप्टिव टीचिंग होते हैं, व्यवहार संशोधन और अनुकूल शिक्षण से हम इनको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। स्किल्स टू इम्प्रूव, रीडिंग, राइटिंग, मैथ, सोशल स्किल्स, ठीक है, पठन, लेखन, गणित और सामाजिक कौशल को बढ़ाकर हम ऐसे बच्चों को ठीक कर सकते हैं। हमारा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।